हेलो दोस्तों, नमस्कार आपका। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट है। हम 126 प्रश्न कर चुके हैं और अब देखते हैं 127 मतलब 127। देखो, लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। देखो लेंज का नियम, पहले लेंज का हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वे स्वयं उत्पन्न होती है। ये तो लेंज का स्टेटमेंट, मतलब जिसके कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसी का विरोध करना स्टार्ट कर दी थी। ये तो केवल इसका स्टेटमेंट है। और जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है ना। यदि आपसे स्टेटमेंट पूछे तो ये तो उसका स्टेटमेंट रहा, और यदि आपसे पूछे कि किस ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का ये परिणाम होता है, और इसका प्रयोग करते हैं अपन दिशा ज्ञात करने की। ठीक है ना। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लेंज के नियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है या फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अब देखो नेक्स्ट, 3 फेज 4 वो सिस्टम, मतलब 3 तो फेज हैं, आर वाई कुछ भी मान लो, और एक उसमें न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है ना। तो ये कह रहा कि न्यूट्रल तार का रंग कैसा होगा। तो चलो सबका ही देख लेते अपन, ये तो याद होना ही चाहिए आपको। देख लो, यदि रेड आर वाई भी तो होंगे आपके, ये तो फेज हो जाएंगे। आर वाई भी, आर का मतलब हो जाएगा रेड मतलब लाल, वाई का मतलब हो जाएगा येलो मतलब पीला, और बी का मतलब ब्लू माने नीला। तो 3 तो ये फेज हो गए। ठीक है ना। अब आता है ग्रीन वाला। ग्रीन मतलब जिसको हम अर्थिंग करते हैं, तो वो तो होना चाहिए ग्रीन। ये क्वेश्चन बहुत बनता है। देखो, या तो आपसे भू संपर्क पूछ लेगा या फिर अर्थिंग पूछ लेगा, दोनों को मतलब एक ही है। उस वायर का कलर होना चाहिए ग्रीन। ठीक है ना। तो उसका आपको ग्रीन रखना है। जो न्यूट्रल पॉइंट है, जो ऊपर ऊपर होता है न्यूट्रल पॉइंट, उसका होना चाहिए ब्लैक। उसका भैया जी ब्लैक मतलब काला रंग होना चाहिए। तो चलो अब प्रश्न देखते, तो न्यूट्रल तार का ये कलर पूछ रहा है, तो काला कहाँ पर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारे कलर आपको याद रखने हैं। आर वाई बी वाला फेज तो है ये, और भूसंपर्क के लिए मतलब अर्थिंग के लिए ग्रीन हो जाएगा हरा, और न्यूट्रल पॉइंट के लिए ब्लैक मतलब काला रंग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर वाला, देखो भैया जी, सबसे ऊपर वाला होता है हमेशा भूसंपर्कित चाल, जिसको हम कहते हैं अर्थिंग वाला, ग्राउंड वाला होता है। ठीक है ना। इसका कलर तो बता दिया मैंने, कलर इसका कैसा होता है, ग्रीन होता है। कलर कैसा होता है तार का, ग्रीन होता है। तो ये भूसंपर्क जो ये 4 लाइन की आती है, जिसमें आर वाई फीज होता है, उसके सबसे जो ऊपर वाला होता है ये टावर है। ठीक है ना। इस तरह से टावर होते हैं, इसमें ये आइसोलेटेड लगे रहते हैं, 1 2 3 इस तरह से, जो इनसे भी ऊपर ऊपर एक वायर होता है। ठीक है ना, ये वाला। तो ये भैया जी अर्थ वायर होता है। कौन सा होता है, जो नीचे से ग्राउंड हुआ होता है। तो कौन सा होता है, अर्थ वायर। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, अत्यधिक प्रतिरोध पदार्थ, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हम प्रतिरोध अधिक क्यों रखा जाता है अपना। तो देखो, प्रतिरोध अधिक रखने के कारण 2 हैं। देखो कारण और भी हैं, लेकिन जो क्वेश्चन के अनुसार अपन के ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आएगा। देखो, एक तो ये है कि यदि हम प्रतिरोध ज़्यादा रखेंगे तो ताप की जो अवधि है वो बढ़ जाएगी, मतलब अपन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और यही टेम्परेचर चाहिए हमको। दूसरा है उसकी आयु बढ़ जाएगी। दूसरा क्या, उसकी आयु, मतलब यदि हम कम प्रतिरोध वाला कंडक्टर यूज में लेते हैं तो उसकी आयु मतलब वो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी बेकार हो जाएगा। इसलिए हम अधिक प्रतिरोध वाला पदार्थ का अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थ का उपयोग करते हैं। किसके लिए, तापन के लिए, मतलब हीटिंग के लिए। किसके लिए, हीटिंग के लिए। और तीसरा कारण ये है कि भाई देखो, एच बराबर होती है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है ना। तो प्रतिरोध हम अधिक रखेंगे तभी तो हमको हीट अधिक उत्पन्न होगी। तो इसलिए हमें तो ऑलमोस्ट प्रतिरोध हाई रखना ही पड़ेगा अपन का। यदि प्रतिरोध कम है, रेजिस्टेंस कम है, तो अपन को हीट भी कम उत्पन्न होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अपन का। चलो नेक्स्ट देखो, x1 और x2 के बीच, ये x1 है बेटा और ये x2 है। ठीक है ना। इसके बीच एक प्रतिरोध है 10 ओम का। ठीक है ना।
कुछ इस प्रकार का सर्किट। देखो ये यहाँ से और यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हो रहा है शॉर्ट सर्किट। क्या हो रहा है भैया जी? शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो ऐसी स्थिति में कुल प्रतिरोध हो जाता है 0। यदि आपका कोई वायर है, ये वायर जा कितना भी वो हो लंबा, ठीक है ना, यदि यहाँ आके मुड़ रहे हैं मतलब आपस में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं तो उसका प्रतिरोध हो जाता है 0। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब क्योंकि ये आपस में क्या हो रहा है? शॉर्ट सर्किट। रेजिस्टेंस तो प्रतिरोध है यहाँ पे, लेकिन इनको डायरेक्ट किसी वायर से शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में प्रतिरोध का मान हमेशा 0 प्राप्त होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो प्रश्न। हाँ, पदार्थ में चालन नहीं होगा। देखो भैया जी, जब वोल्टेज मतलब विभव का मान विभव के बराबर हो जाएगा, मतलब समान विभव हो जाएगा, तो चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि V1 बराबर V2 हो जाएगा। तो V1 माइनस V2 हो जाएगा 0, ठीक है ना। मतलब टोटल वोल्टेज बराबर 0। तो V बराबर IR 0 है, तो ये तो टोटल ही IR भी क्या हो जाएगा भैया जी? 0। मतलब किसी प्रकार की धारा, और जैसे भी पावर देखें तो P बराबर क्या हो? तो V गुना I। तो इसके अकॉर्डिंग V का मान 0 तो पावर भी 0। मतलब किसी प्रकार की करंट का फ्लो उसमें नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। एक लैंप है जिसकी स्पेशलाइजेशन है कि वो 200 वोल्ट का है, ठीक है ना, और 100 वाट का है वो, ठीक है ना। 200 वोल्ट का है और 100 वाट का वो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम वोल्टेज 100 ना दे के, सॉरी 200 ना दे के 100 वोल्ट देखते हैं, 100 वोल्ट देते हैं इसको केवल। उस स्थिति में पूछ रहा है कितने वाट इसका आंसर आएगा। प्रश्न को समझने का प्रयास करो। एक लैंप है जो कि 200 वोल्ट का है और 100 वाट का है। अब इसको हम 200 वोल्ट न देकर 100 वोल्ट दे रहे हैं, उस स्थिति में इसकी वाट क्षमता कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले निकालते हैं इसका प्रतिरोध। क्या निकालते हैं? प्रतिरोध, जिसको कहते हैं आर निकालते हैं, ठीक है ना। निकालो तो आर, तो वही आर वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन। पी बराबर होता है V स्क्वायर आर, क्योंकि हमको वोल्टेज दिया हुआ है। तो आर निकाल लेंगे, आर हो जाएगा V स्क्वायर अपन के, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपन P हो जाएगा। चलो लिखो वोल्टेज कितना है? 200, 200 गुना 200, ठीक है ना, 200 गुना 200 बटे सॉरी P कितना है? P का मान हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, तो रेजिस्टेंस का मान आ गया 400 ओम। आर बराबर कितना आ गया? 400 ओम आ गया। अब हमको इसको निकालनी है P बराबर V गुना I, ठीक है ना, पावर निकालनी है। लेकिन पावर के लिए हम रिक्वायरमेंट I की, लेकिन अपन के पास I तो है नहीं है, लेकिन अपने पास में R है और V है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करंट निकालेंगे। किससे निकालेंगे? ओम के नियम से। तो V बराबर IR निकाल लेंगे। तो अपन के पास वोल्टेज कितना है? 100 और रेजिस्टेंस कितना है? 400, तो करंट आ जाएगी। तो I बराबर हो जाएगी 100 बटे 400। तो उस परिपथ में करंट होगी 1/4 एम्पियर, ठीक है ना। अब अपन के पास करंट है और वोल्टेज कितना है? 100, तो इसमें वैल्यू रखेंगे अपन। चलो तो रख देते हैं, ऊपर रख देते, देखना थोड़ा ये स्पेस कम है इसलिए मैं ऊपर अपन कर देता है। तो करंट का मान तो आ गया 1/4, ठीक है ना। वोल्टेज कितने दे रहे हैं अपन? 100 वोल्टेज दे रहे हैं। तो इस स्थिति में पावर निकाल लेते हैं, P बराबर V गुना I। तो 100 गुना 1/4 कर देंगे, तो इसको इसमें काटेंगे तो 25 वाट आ जाएगा। 25 वाट, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इस पूरी सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। प्रश्न समझ में आ गया होगा आपके कि एक 200 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है, उसको हम केवल 100 वोल्टेज दे रहे हैं। उस स्थिति में वो कितने वाट के बराबर कार्य करेगा? तो वो 25 वाट के बराबर कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो नेक्स्ट देखो, खालिस्तान की चालकता अधिकतम होती। देखो भैया जी, ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की चालकता कम होती है और आयन की चालकता अधिक होती है। आयन की चालकता मतलब इलेक्ट्रॉन की चालकता कम होती है किसके? आयन से। तो आयन इज़ द करेक्ट आंसर आ जाएगा,
क्योंकि आयन पूरे सर्किट में करंट फ्लो करवाता है, ठीक है ना, पूरे सर्किट में, पूरे लिक्विड में करंट फ्लो करवाता है। तो आयन की चालकता सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। तो आयन मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखो ये प्रश्न थोड़ा मुझे हो सके इसमें कुछ मिस्टेक्स हो, लेकिन हम इसके अनुरूप इसको हल करने का प्रयास करें। देखो ओम का नियम किससे संबंधित है? ये ओम का नियम होता है B बराबर आई आर, मतलब करंट और रेजिस्टेंस, मतलब वोल्टेज धारा का संबंध, ठीक है ना। ये ओम का नियम होता है B समानुपाती I, मतलब वोल्टेज और धारा से संबंधित है। तो ये ओम वाला तो नियम से हो जाएगा 3, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और मतलब राइट हैंड्स रूल और लेफ्ट हैंड्स रूल फ्लेमिंग वाले ये काम आते हैं जनरेटर में और मोटर में। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर इज द 4, इसका AC जनरेटर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कूलाम का नियम है ना, कूलाम का नियम देखो, ये कूलाम के नियम में कहीं कैपेसिटेंस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब ये ऑप्शन बचे दो। देखो आवृत्ति है पहला, तो आवृत्ति मुझे लग रहा है ये उसका उत्पाद होगा, लेकिन ये कोई रिलेशन दर्शाता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उत्पादन से इसका अपन रिलेशन रख सकते हैं, क्योंकि जनरेशन होता है उसमें आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, और ये हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है, ठीक है ना। अब लास्ट में बचा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये संधारित्र वाला भी मैच नहीं होता है, क्योंकि कूलाम का नियम होता है Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर, ठीक है ना, के ऑप्शन में आ जाएगा। लेकिन Q1 Q2 रिलेटेड होते हैं कैपेसिटेंस से, तो उसके आधार पर हम इसको संधारित्र मान सकते। बाकी इसमें ये जो दो ऑप्शन तो ठीक हैं, बाकी दो ऑप्शन मुझे सही नहीं लगे, क्योंकि मुझे लगा ये ऑप्शन सही नहीं है, इनके जिस हिसाब से ये राशि दे रखी है उनके हिसाब से ये सही नहीं बेच रहे। देखो कूलाम को होना चाहिए, तो कूलाम के नियम के आगे होना चाहिए था आवेश, ठीक है ना, आवेशों को गुणनफल, दूरी दे सकता था वो, या फिर और कोई नितांक दे देता, लेकिन ये इसका मुझे तो लग नहीं रहा ये सही है, लेकिन फिर भी दोनों को तो आप करेक्ट कर लो, बाकी अपने अकॉर्डिंग इनको थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे विशिष्ट प्रतिरोध, ये कई बार पूछा भैया जी। विशिष्ट प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध का मात्रक तो ओम है, ठीक है ना, प्रतिरोध का तो मात्रक ओम है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम इंटू मीटर लग जाएगा, ठीक है ना। कैसा आया देखते, चलो उसको ड्राइव कर ही लेते हैं। तो आर बराबर होता है रो L अपॉन A, ठीक है ना भैया जी। तो रो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है, तो रो का मान निकालना, यहाँ 1 मान सकते हैं, बज गुना करेंगे अपन, ये हो जाएगा रो L बराबर हो जाएगा R गुना A, ठीक है ना। अपन को रो का मान निकालना केवल, तो ये L चला जाएगा नीचे, तो यहाँ पर रो बराबर हो जाएगा R गुना A बटे L, ठीक है ना भैया जी। अब देखो R का प्रतिरोध तो ओम हो गया, ठीक है, ओम हो गया। A क्या है यहाँ पे, उसकी मोटाई है, तो मोटाई होती है मीटर का स्क्वायर होती है, ठीक है ना, बटे लंबाई मीटर में होती है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो ओम इंटू मीटर इसका लास्ट में आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो याद रखना प्रतिरोध का मात्रक तो केवल ओम होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। चलो जी भैया जी नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक कलीय संधारित्र में इस्तेमाल किए जाने वाले संधारित्र में नहीं होता। देखो मतलब सिंगल फेज में आप कैपेसिटर यूज कर रहे हो, तो उसमें कौन सी चीज़ है जो नहीं होती है। चलो देखते, परावैद्युतांक मान बिल्कुल होता है, यदि दो प्लेटों के मध्य में जैसा परावैद्युतांक होगा वैसे उस कैपेसिटेंस का नाम भी हो जाएगा। मतलब इसके बीच में यदि एयर है तो एयर कैपेसिटेंस हो जाएगा, अब्रक है तो अब्रक कैपेसिटेंस हो जाएगा, पेपर है तो पेपर कैपेसिटेंस हो जाएगा। मतलब जिस प्रकार का परावैद्युतांक माध्यम रखेंगे उसी के नाम पर उसको कैपेसिटर का नाम पड़ जाएगा। मतलब परावैद्युतांक माध्यम तो होता ही होता है। नेक्स्ट देखो वोल्टेज रेटिंग बिल्कुल होती है, बिना वोल्टेज रेटिंग से कैसे कर पाएंगे, तो वोल्टेज रेटिंग होती है। निश्चित मान बिल्कुल होता है, 2.5 माइक्रो माइक्रोफेरड का, 10 माइक्रोफेरड का निश्चित मान जरूर, लेकिन ध्रुवता होना जरूरी नहीं है। किसमें? सिंगल कैपेसिटर्स में, सिंगल संधारित्र में ध्रुवता होना अति आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है नहीं हो सकती। तो ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा अपने पास। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक विद्युतीय ताप मतलब एक कमरा को गर्म करना है तो उसके लिए किस पद्धति का ऑलमोस्ट अपन को ताप करना है तो H बराबर आएगी I²RT। तो अपन क्या आर क्या रेजिस्टेंस प्रतिरोध वाला, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब प्रतिरोध तापन पद्धति का प्रयोग किया जाएगा यदि हमको रूम या अपना कमरा गर्म करना है तो, ठीक है ना। तो ए इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो किरचॉफ का वोल्टेज नियम, मैंने आपको पहले बता दिया। तो किरचॉफ का पहला नियम तो धारा का नियम है, दूसरा वोल्टेज का नियम है। ये जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम वाला ये सेकंड वाला नियम है किरचॉफ का, और ये संबंधित है आईआर ड्रॉप से और बैटरी के विद्युत वाहक बल से। किससे? ये है ईएमएफ से और आईआर ड्रॉप से, मतलब दोनों को मान शून्य के बराबर होता है, या फिर आईआर ड्रॉप का मान बैटरी के ईएमएफ के बराबर होता है। ईएमएफ क्या है? फोर्स रिक्वायरमेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ईएमएफ की यदि हम परिभाषा दें थोड़ी सी, तो फोर्स रिक्वायरमेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की गति कराने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसको हम विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही होता है एमएफ है मतलब फोर्स रिक्वायरमेंट मोशन ऑफ मैग्नेटिक, मतलब चुंबक को चुंबकीय बल उत्पन्न करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसको कहेंगे अपन एमएमएफ। और ईएमएफ का मतलब है द फोर्स रिक्वायरमेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसको हम विद्युत वाहक बल के नाम से जानते। चलो जी भैया जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, एक सरल कैपेसिटर में दो प्लेटों के बीच में क्या होता है? प्रतिरोध हो ही नहीं सकता, प्रेरक का कोई मतलब नहीं, चालक का कोई मतलब नहीं, परावैद्युतांक। बिल्कुल, दो प्लेटों के बीच हमेशा परावैद्युतांक भरा जाता, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो दिष्ट धारा का मतलब भैया जी डीसी सप्लाई होती है। दिष्ट का मतलब होता है डीसी सप्लाई, ठीक है ना। और प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है एसी सप्लाई। देखो दिखा देता हूँ, ये डीसी सप्लाई है, ठीक है ना। तो देखो इस डीसी सप्लाई में हमेशा धारा का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। धारा केवल एक ही दिशा में प्रभावित होती, बिल्कुल डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। धारा समय के साथ में बदलती, लेकिन एसी में ये वाली देखो, एसी वाली वेव देखो, एसी में हमेशा बदलती, प्रत्येक क्षण डायरेक्शन चेंज होती रहती। लेकिन अपन से यहाँ केवल डीसी के लिए पूछा है सॉरी डीसी के लिए पूछा, केवल डीसी सप्लाई के लिए पूछा है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब डीसी के लिए अपन की कोई धारा की दिशा प्रभावित नहीं होती, एक ही दिशा में डीसी सप्लाई चलती है। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का साइज अधिक हो? अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, 10 ओम, 100 ओम, 1 किलो ओम। 1 किलो ओम का मतलब क्या है? 1000 ओम हो गया। 10 मेगा ओम, ये इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 मेगा का मतलब क्या है? 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो ये तो काफ़ी हो जाएगा ना। एक तो जीरो तो है ही, 6 जीरो और लगा तो 1 2 3 4 5 6, तो जिसका जितना रेजिस्टेंस होगा उसकी साइज उतनी ही बड़ी हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा अपना। तो डी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें, किसमें? 142 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आदर्श करंट देखो, ये मैंने आपको शायद पहले भी बता दिया है मैंने। आदर्श करंट स्रोत, जो भी करंट स्रोत होता है उसको हम सर्किट में लगाते हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में लगाने के बाद हमारी कोशिश रहती है कि प्रतिरोध कम से कम रहे, मतलब लगभग शून्य के बराबर रहे। तो उसका आंतरिक प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम है? देखो भैया ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मान सकते हैं इसको। देखो बल्ब का प्रतिरोध कम पूछ रहा है, ज़्यादा नहीं पूछ रहा। बल्ब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो जितने ज़्यादा बैट का होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो 60 वाला ऑप्शन तो कट गया अपन का। अब ये दोनों बचे जिसमें 100 बैट के हैं। अब बी बराबर आई आर लगा लो। अब दोनों में बैट तो बराबर है, लेकिन अब यहाँ रेजिस्टेंस कम पूछ रहा है, तो जिसका वोल्टेज कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा ओम के नियम के अनुसार में। तो इन दोनों में वोल्टेज किसके कम है? ये 115 वोल्टेज कम है, तो डी इज द ऑप्शन आंसर आ जाएगा। भाई देखो इसको करने के तरीके दो हैं। एक तो आप सबका निकालो रेजिस्टेंस, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। और ये लॉजिक अपना लो आप,
सेकंड लगेंगी 5 केवल। मतलब जो जितने ज़्यादा बैट का है उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम। तो ये तो 60 वाट के दोनों, तो ये तो हो गए कट, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये बच्चे दोनों में बराबर है 100 वाट की। अब लगा दो ओम का नियम, मतलब जिसमें वोल्टेज कम है उसका प्रतिरोध भी कम होगा। कम पूछा है, अधिक नहीं पूछा, कम पूछा है। तो किस में वोल्टेज कम है, तो 115 220 वोल्टेज से कम है, तो 115 वोल्टेज और 100 वाट का प्रतिरोध कम प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 10 मिली ओम निम्न से किसके बराबर, और 10 एम क्यों लिखते हैं, एम ओम लिखते हैं, तो 10 एम और ओम लिख दो या फिर आप साइन बना दो। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तो आसान था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। धारिता की इकाई, ये तो अपने कई बार पढ़ लिया। धारिता का मतलब कैपेसिटेंस लिखते हैं ना, माइक्रो फेरड, तो फेरड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस के लिए। परावैद्युतांक मतलब जो कैपेसिटेंस के बीच में जो मटेरियल भरते हैं उसको कहते हैं परावैद्युतांक। और ये भैया विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश स्टोर किया जाता है। क्या आवेशों को स्टोर किया जाता, चार्जों को स्टोर किया जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये प्रश्न दोबारा भी पहले भी आ चुका है। देखो पानी भरी बाल्टी में पानी है, इसमें सप्लाई दे रखी है, इसमें पानी है, ठीक है ना, पानी है, ठीक है ना, ये सप्लाई दे रखी प्लस माइनस जो भी सप्लाई दे लो, ठीक है, पता नहीं कौन सी सप्लाई, इसी का तो पता लगाना है हमको। तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास बुलबुले देखते हैं, यहाँ बुलबुले दिखाई देते हैं, ठीक है ना, बुलबुले दिखाई देते हैं। तो किस प्रकार की सप्लाई होगी भैया जी, वो डीसी सप्लाई होगी। यदि बिना बुलबुले के पानी गर्म हो रहा है जब तो होगी एसी सप्लाई, और यदि पानी में बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं तो वो डीसी सप्लाई होगी, ठीक है ना। ये आप थोड़ा देख लें। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। संधारित्र लगाने का, देखो भैया जो कैपेसिटेंस लगाते हैं उसका यूज किया जाता है पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए। ये हम डिस्कस करेंगे जब अपन एक एक करके पूरे लेसन को अपन कंप्लीट करेंगे, तो उस स्थिति में बताऊंगा पावर फैक्टर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस प्रतिघात क्या है। तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करें। केवल फिलहाल अपन तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी बेस कंप्लीट है उनको समझ में आ गया होगा कि हम ये पावर फैक्टर क्या है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर का प्रयोग करते पावर फैक्टर के मान को बढ़ाने के लिए। तो अब कैपेसिटर को कहाँ पे लगाया जाएगा, जो सबसे उपयुक्त स्थान होगा। तो याद रखना हमेशा जहाँ पर लोड होता है, कौन सा, इंडक्टिव लोड, मतलब प्रेरक भार होता है, उसके पास में लगाते हैं। मतलब प्रेरक भार के टर्मिनल पर लगाया जाता है। माना कि आपके घर में चक्की चल रही है, तो उस चक्की के पास में आप कैपेसिटेंस लगाओ, क्योंकि वो एक इंडक्टेंस का स्रोत है, प्रेरक का स्रोत है। उसके पास में आप लगाओगे तो आपका पावर फैक्टर ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो IS कोड के आंसर अर्थिंग के लिए मैंने बता दिए, अर्थिंग के लिए हरा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हमने पहले ही देख लिए थे, मैंने बोला था RY भी सारे देख रहे। न्यूट्रल के लिए होता है काला और अर्थिंग के लिए होता है ग्रीन, हरा सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो BIS का मतलब जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल के सारे रूल्स अप्लाई करता है, सारी स्टैंडर्ड मान रखता है, सारे प्रतीक डिसाइड करता है, तो वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो BIS का फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो विद्युतीय उपकरण में किस वर्ग को आग में रखा जाए। देखो आग A B C और D होती है। यदि कागज़ में लगती है आग तो A की, यदि कोई ज्वलनशील पदार्थ में पेट्रोल डीजल में लगती है तो वो आग होगी B, और LPG उसमें लगती है तो होगी C। लेकिन जो भी इलेक्ट्रिकल वाली आग है उसको हम D में रखते हैं। तो इसका ना वर्ग D इज़ द करेक्ट आंसर। T टाइप का तो कोई वर्ग ही नहीं है, AB टाइप का जरूर होता है वर्ग। लेकिन ये पूछ रहा विद्युत उपकरण में जो आग लगती है, विद्युत उपकरण में जो आग लगती है उसको कौन से वर्ग में रखा गया, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी क्वेश्चन समझ में आए। ऐसे मैं क्लियर करता रहूँगा। इसकी लगभग 2 वीडियो और आएंगी। 2 वीडियो आने के बाद ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो भाग है वो ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद में शायद मैं AC सर्किट या फिर DC सर्किट लेके आऊँगा आपके में, उसके भी इतने ही लगभग 150-200 क्वेश्चन है आपको अटेंड करवाऊँगा। तो आप आई होप आपको समझ में आ ही रही होगी, और बाकी मैं और बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, अपना ध्यान रखो। ओके, बाय बाय।